চারিদিকে কত কিছু ঘটছে, মুখে মুখে ঘটনা যা রটছে, আড়ালে প্রকাশ্যে যা বলছে, তাই নিয়ে ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে। আজ ঐতিহাসিক বিজয় দিবস। কলকাতার ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে পালিত হচ্ছে ৫৩তম বিজয় দিবস। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিন আজ। মেজর জেনারেল আব্দুল সালাম চৌধুরী জানালেন, ওহো, আপনি এটা বললে তো আমি ইমোশনাল হয়ে যাই। আমি বললাম আমি 17 বছর বয়সে যুদ্ধে জয়েন করছি। হ্যাঁ, 17 years old boy, and I had nothing in my mind. I had only one thing. I have a weapon and I have ammunition, which was provided by India. The then Prime Minister Indira Gandhi stood besides Bangladesh like an iron lady. We are enjoying, we are firing in the air, celebrating our independence on this day. Everlasting. I said everlasting. And it will remain. And this is an example. If people are thinking, well, all have gone wrong. But how we are here then? How our team, the team of Indian Armed Forces has gone to Bangladesh. They are also there. কর্নেল সাজ্জাদ আলী জাহের বললেন, সম্পর্ক অটুট আছে। কারণ আমি পূর্বে এই প্রোগ্রামে এসেছি, এই প্রোগ্রামে আজকে আসলাম, কোনো ডিফারেন্স দেখিনি। আমি সত্য কথা বলি, আমি সৈনিক। কারণ দু একটা স্টেটমেন্ট দেখে আমরা সব কিছু যাচাই করতে পারবো না। আমাদের সময় দিতে হবে, আমাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে নিজেদের স্বার্থে। আর আমাদের স্বার্থটা হচ্ছে এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ, আপনাদের খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ। সুতরাং আমি অনেক রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। একটা কথা শুধু বলি, বাংলাদেশ আর ভারতের সম্পর্ক আজকে 53 বছর ধরে ছিল। দুই একবার সম্পর্ক কিছুটা অবনতি হয়েছে, আবার আমরা সঠিক পথে চলে এসেছি। আমরা হোপ করি, HOPE 4টা শব্দ খুব ইম্পর্ট্যান্ট। হোপ মাস্ট বি অন দ্য মুভ। আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি মনে করি যে আমাদের স্যালভেশন, আমাদের ডেভেলপমেন্ট, আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ উইল রিমেইন টুগেদার। মনে করা হচ্ছে বিজয় দিবসের মাধ্যমে আগামী দিনে দুদেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল CV আনন্দ বোস। मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमला कर उनका मनोबल गिरा चुकी थी और उनके लड़ने की इच्छा को छीन कर चुकी थी। धैर्य खोते हुए याहिया खान ने पूरे पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी और अपने लोगों से कहा कि वे भारत के साथ युद्ध की तैयारी करें। इजराइल की 6 डे वॉर की सफलता से प्रेरित होकर याहिया खान ने
3 दिसंबर की रात को भारतीय ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश दे दिया। परंतु भारत ने कुशल रणनीति का परिचय देते हुए संयुक्त रूप से जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। भारतीय वायुसेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी हवाई हमलों के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया और युद्ध के पहले सप्ताह के अंत तक भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान के आसमान पर अपना संपूर्ण वर्चस्व हासिल कर लिया। वहीं भारतीय नौसेना ने सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण कराची में पाकिस्तान के पोत और बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी बीच 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में अपने संबोधन के दौरान बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता दे दी। अभूतपूर्व और अकारण सैन्य टकराव की स्थिति बनाते हुए राष्ट्रपति निक्सन ने 13 दिसंबर 1971 को यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में अमेरिका के 7वें बेड़े को हिंद महासागर में उतार दिया। अमेरिका के इस हताश कदम को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत सोवियत मैत्री संधि के गुप्त प्रावधान के तहत फौरन मॉस्को को अनुरोध कर हिंद महासागर में सोवियत संघ के परमाणु हथियारों से लैस फ्लोटिला को अमेरिकी युद्धपोत का मुकाबला करने के लिए तैनात कर दिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना युद्ध क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व को प्रदर्शित करती हुई 3 दिशाओं से ढाका पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही थी। इसमें 4 कोर का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का संचालन सबसे अधिक आक्रामक था। 12 दिसंबर तक भारतीय सेना मेघना नदी, आसूगंज, दाऊदकंडी, चांदपुर जैसे प्रमुख सैन्य स्थल तक पहुंच चुकी थी और अति महत्वपूर्ण मेघना बल्ज को भी सुरक्षित कर लिया था। 6 से 12 दिसंबर के बीच 14 हेलीकॉप्टर टास्क फोर्स द्वारा तकरीबन 350 उड़ान भरकर, जिसमें 100 से अधिक उड़ान रात में भरे गए थे, 3 विभिन्न स्थानों पर गोलाबारी किए गए। हल्के तोपखाने, बंदूक सहित 4000 से अधिक सैनिकों और सैन्य उपकरणों को उतारा गया। मेघना एयर ब्रिज ऑपरेशन की सफलता संयुक्त तौर पर लड़ने की क्षमता का अनुकरणीय एवं ऐतिहासिक उदाहरण है। 11 दिसंबर को 2 पैरा बटालियन के बहादुर सैनिकों द्वारा अंगेल में सफलतापूर्वक किए गए पैराड्रॉपिंग ने पश्चिमी पाकिस्तानियों का हौसला तोड़ दिया। यह भारतीय सेना का सबसे बड़ा एयरबॉर्न ऑपरेशन था, जिसमें 700 भारतीय पैराट्रूपर्स को पाकिस्तानी सेना के पीछे एयर ड्रॉप किया जा रहा था। जमीन पर उतरते ही भारतीय पैराट्रूपर्स का स्थानीय लोगों द्वारा मुक्ति दिलाने वालों के रूप में स्वागत किया गया। वे उन्हें अपने कंधों पर ले जाने के लिए उतारू थे और तमाम सामान, गोला बारूद आदि ले जाने और दुश्मन के ठिकानों की महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। 15 दिसंबर की शाम तक ढाका पूरी तरह से भारतीय सैनिकों से घिरा हुआ था। दबाव को बढ़ाते हुए सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जनरल मानेकशॉ को 15 दिसंबर को सीज फायर के लिए पाकिस्तानी सैनिकों की दया याचना मिल चुकी थी। सुरक्षा परिषद से भुट्टो के अनौपचारिक वॉकआउट ने भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र के साथ युद्ध विराम करने का महत्वपूर्ण मौका दे दिया। I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. सोलह दिसंबर को सुबह 9:15 पर सैम मानेकशॉ ने मुख्यालय पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल JFR जैकब को फोन कर कहा, जैक जाओ और सरेंडर करवाओ। जनरल जैकब ने ढाका की यात्रा की। वह अपने साथ आत्मसमर्पण के साधन का प्रारूप लेकर गए थे।
जैकब जानते थे कि नियाजी युद्ध विराम की उम्मीद कर रहा है और आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। परंतु जब आत्मसमर्पण का साधन पढ़कर सुनाया गया तो नियाजी ने अश्रुपूर्ण होकर कहा, किसने कहा कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं? आप केवल मेरे द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम और वापसी पर चर्चा करने आए हैं। जैकब ने नियाजी को एक तरफ ले जाकर समझाया कि वह उनके सैनिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। जनरल जैकब ने नियाजी को फैसला करने के लिए 30 मिनट का समय दिया। वह यह कहते हुए बाहर चले गए कि समय सीमा समाप्त होने पर वे युद्ध की दोबारा बहाली और ढाका पर तुरंत बमबारी का आदेश दे देंगे। जैसे ही जनरल जैकब गलियारी में प्रतीक्षा करने गए, नियाजी ने सोचा कि भारतीयों ने ढाका को घेर लिया है, जबकि वास्तव में उस समय नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे और भारतीय सैनिकों की संख्या 3,000 से ज्यादा नहीं थी, वह भी लगभग 30 मील की दूरी पर। 30 मिनट के बाद जब जैकब दोबारा ऑफिस में दाखिल हुए तो सन्नाटा छाया हुआ था। जैकब ने नियाजी से पूछा कि क्या उसने आत्मसमर्पण के दस्तावेज को स्वीकार कर लिया है, जिस पर नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैकब ने यही प्रश्न 3 बार पूछा। नियाजी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तब जैकब ने दस्तावेज को उठाया और कहा, मैं इसे स्वीकृति समझता हूं। इस प्रकार एक युद्ध विराम को बड़ी ही आसानी से आत्मसमर्पण में बदल दिया गया और अगले 4 घंटों के दौरान इस पर दुश्मन सेना के मौजूदा कमांडर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह भारतीय सैनिकों की ओर से एक शानदार कदम था। शाम 4 बजे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने ढाका के रमना रेस कोर्स मैदान में बांग्लादेश इंडिया एलाइड फोर्सेस के संयुक्त कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। संयोग से यह ढाका का वही मैदान था जहां 1948 में जिन्ना ने उर्दू को आधिकारिक भाषा थोपकर अपने हाथों भाषा आंदोलन के बीज बोए थे। 93,000 से अधिक पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों ने, जिनके पास 6 महीने लड़ने के लिए पर्याप्त गोला बारूद मौजूद था, बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण किसी भी युद्ध में लिए गए युद्ध के कैदियों की सबसे अधिक संख्या में से एक थी। 17 दिसंबर को जैसे ही भारतीय सैनिकों ने ढाका में प्रवेश किया, खुशी में झूमती वहां की जनता की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। भारतीय सेना के वाहनों को माला पहनाया गया। विजयी सैनिकों को गले लगाने के लिए नागरिकों की भीड़ उतारू हो रही थी। लोगों में गजब का जोश था और नारों से पूरा माहौल गूंज रहा था। हर भारतीय अपने भाइयों की जीत के जश्न में शामिल हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानियों ने जनवरी 1972 में रिहा किया। ढाका पहुंचने से पहले वे दिल्ली में रुके, जहां भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे भारतीय मंत्रिमंडल और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने उनकी आगवानी की। दिल्ली को किसी उत्सव की तरह सजाया गया। शेख मुजीबुर रहमान और श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक भारी भीड़ को संबोधित किया, जहां शेख मुजीबुर रहमान ने सार्वजनिक रूप से इंदिरा गांधी के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाई और कहा, भारत के लोग ही मेरे देश के लोगों के सच्चे मित्र हैं। और इस तरह मित्रों, एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমরা নিশ্চিত এই বন্ধুত্বটা আজীবন চলবে, পৃথিবী যতদিন থাকবে। ক্যামেরা চলছে।